केमिस्ट्री के चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करेंगे विसरण, प्रासरण और निसरण के बारे में। बच्चों को इनमें डाउट रहता है कि सर जो विसरण क्या है, प्रासरण क्या है और निसरण क्या है। तो इन तीनों को मैं आज इनमें जितने भी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं और इनकी परिभाषा क्या है और इनमें जो अंतर है वो आज अपन समझा देते हैं। तो चलिए, ये केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इनको आज अपन समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो तीनों शब्द है, पहले शब्द के बारे में अपन बात करेंगे वो है विसरण, और दूसरा हमारा शब्द है प्रासरण, और ये आपको बता देता है ये कम, और तीसरा हम आपको बता देते हैं निसरण। तो हम इनको डायग्रामेटिकली समझते हैं, अर्थात प्रयोग के माध्यम से अपन इनको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पात्र लिया है, इस पात्र को मैं नाम देता हूं पात्र ए, और इसके जस्ट पास में अपन दूसरा पात्र लेते हैं, ये पात्र अपन लेते हैं पात्र बी। पहले वाले पात्र में मैं 1 लीटर पानी लेता हूं, और इसी तरह ही दूसरे वाले पात्र में भी 1 लीटर पानी भरते हैं। अब देखिए, इन दोनों पात्रों में जो पानी की क्वांटिटी है, पानी की मात्रा है, 1-1 लीटर पानी दोनों पात्रों में उपस्थित है। इसके बाद में आप देखिए कि पहले वाले पात्र में मैं 5 किलोग्राम चीनी घोलता हूं, 5 किलोग्राम में चीनी यहाँ पे इसमें डिजोल्व कर रहा हूं, और जो दूसरे पात्र में मैं 1 किलोग्राम चीनी घोलता हूं। तो आप देखेंगे कि जो पात्र ए है वो पात्र बी की तुलना में गाढ़ा ज्यादा हो जाएगा, अर्थात अपन बोल सकते हैं कि पात्र ए में चीनी की मात्रा पात्र बी की तुलना में चीनी की मात्रा से ज्यादा है। तो पात्र ए का जो विलयन हमारे पास बना है वो पात्र बी की तुलना में क्या हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पात्र ए है वो क्या है, अधिक गाढ़ा है, यानी कि इसमें जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, अधिक गाढ़ा। और अधिक गाढ़े को अपन रसायन विज्ञान की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अधिक सांद्र है, यानी कि ये क्या है, मोर कंसंट्रेट, अधिक सांद्र। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पात्र बी है वो पात्र ए की तुलना में क्या है, कम गाढ़ा है, और कम गाढ़े को अपन बोलते हैं कम सांद्र। क्या बोलेंगे बच्चों, कम सांद्र कहते हैं। तो आपको इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो चुका है कि पात्र ए और पात्र बी में जो पानी की मात्रा है वो तो समान है, जबकि यहाँ पे जो चीनी की मात्रा है वो दोनों पात्रों में भिन्न भिन्न ली गई है। तो पहले अपन विसरण को समझते हैं, किसको समझेंगे, पहले अपन विसरण की डेफिनेशन देते हैं, और विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहेंगे, इसको डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि कम सांद्रता की ओर पदार्थों की गति ही क्या कहलाती है, विसरण कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि विसरण की परिभाषा आप देना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों की गति ही विसरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, अधिक सांद्र बोल दीजिए या आप अधिक गाढ़ा बोल दीजिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि अधिक गाढ़े विलयन से कम गाढ़े विलयन की ओर पदार्थों की गति ही विसरण कहलाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने पदार्थ शब्द बोला है वो क्या है सर, उसके बारे में हमें बताइए।
तो यहाँ पे आप साइड में देख लीजिए कि अपन बात करते हैं पदार्थ, और ये 11th के पहले टॉपिक में दे रखा है पदार्थ। आप इसको बोल सकते हैं या आप क्या बोल सकते हैं, इसको द्रव्य कह सकते हैं। तो देखिए पदार्थ की डेफिनेशन क्या है। पदार्थ की डेफिनेशन अपन यूं समझते हैं कि जिसके पास क्या हो, आयतन हो, यानी कि जिसके पास वॉल्यूम हो, वॉल्यूम बोले तो आयतन हो, और वॉल्यूम के साथ में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका वजन होना चाहिए, आई मीन द्रव्यमान होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन पदार्थ या द्रव्य कह सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये मार्कर है, ये भी क्या एक पदार्थ है। कोई भी वस्तु आप मान लीजिए आपके जो माइंड में आ रहा है वो क्या है, पदार्थ है। अब सर ये मार्कर पदार्थ कैसे है, क्योंकि आप देखिए इसका कुछ ना कुछ आयतन, मैंने इसको मेरी हथेली पे रखा है तो इसने कुछ आयतन कवर किया है, और इसका कुछ ना कुछ 2-5 ग्राम वजन भी होगा, तो इसके पास वजन भी है और आयतन भी इसने घेरा है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो मार्कर क्या है, ये पदार्थ है। इसी तरह ये बोर्ड आप देखिए, इस बोर्ड का वजन है और इसने दीवार पे इतनी जगह कवर कर रखी है, तो ये भी क्या है, पदार्थ है। आई मीन आप यूं बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु वो क्या है, पदार्थ है। वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, और गैस भी हो सकती है, या कोई मिश्रण भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पदार्थ है, अब पदार्थ मेरे पास देखिए पानी भी है और यहाँ पे चीनी भी है। तो ये अधिक सांद्रता किसकी है, यानी कि जो पानी की मात्रा तो दोनों में क्या है, समान है, लेकिन जो चीनी की मात्रा वो दोनों पात्रों में क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे अपन इसकी क्या बोलेंगे कि जो पदार्थ है यानी कि जो चीनी, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाता है, वो ही क्या है, विसरण है। तो अपन डायग्रामेटिकली इसमें कह देते हैं कि ये ए वाले पात्र में अधिक सांद्र है और बी वाले पात्र में कम सांद्र है। तो इस प्रक्रम को अपन क्या बोलेंगे, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो ये विसरण हमने समझ लिया है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा जो शब्द है वो क्या होता है, वो होता है परासरण, ओस्मोसिस। ये होता है ओस्मोसिस, और ये बायोलॉजी में भी बहुत ही अच्छे शब्द है, यानी कि वहीं पे भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब देखिए जो ओस्मोसिस है वो लगभग विसरण का व्युत्क्रम प्रक्रम है, अर्थात इसका रिवर्स, इसका उल्टा प्रक्रम है। वो कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों की गति हो रही है, जबकि इसमें अपन क्या देखते हैं कि इसमें कम सांद्रता से, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर पदार्थों की गति ही क्या कहलाती है, प्रासरण कहलाता है। लेकिन इसमें एक याद रखने महत्वपूर्ण बात यह है, एग्जाम्स में पूछी जाती है और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वो क्या है कि यहाँ पे अपन दोनों पात्रों के मध्य, दोनों पात्रों के मध्य एक झिल्ली लगा देते हैं, एक झिल्ली लगा देते हैं, और इस झिल्ली को अपन क्या नाम देते हैं, SPM, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सुसज्जित परिभाषा क्या होगी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायकों की गति ही क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। यहाँ पे गति कौन कर रहा था, चीनी, यानी कि विलय गति कर रहा था, लेकिन यहाँ पे गति कौन करेगा, यहाँ पे विलायक गति करता है। कौन करता है, विलायक गति करता है। और विलायक कौन है, विलायक में आपको बता दूं यहाँ पे पानी क्या है, विलायक है, जबकि यहाँ पे जो चीनी है वो क्या है, विलय। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि विलय क्या है और विलायक क्या है। तो ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा कि जो हमारा विलयन है, जो हमारा विलयन है वो किससे मिलके बना होता है, जो विलयन बोले तो सॉल्यूशन, वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि विलय क्या होता है, विलय
स्वयं घुलता है, यानी कि जो खुद घुलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विलय। और जो घोलता है वो क्या है, वो विलायक है। या अपन इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या है, विलय। और जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो विलायक कहलाता है। तो आप इनको भी यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब आप देखिए, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा कि जो विलेय को तो विलेय विलेय का गमन नहीं होने देता, यानी कि विलेय को पार नहीं होने देता, जबकि विलायक का गमन होने देता है। यानी कि विलाय को तो जाने देता है जबकि विलेय को जाने नहीं देता। उसको अपन क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो हमारी झिल्लियां हैं वो तीन प्रकार की होती है। पूर्ण पारगम्य में विलेय भी गति करता है और विलायक भी गति करता है। अर्ध पारगम्य में केवल और केवल विलायक गति करता है, विलेय गति नहीं करता है। और एक होता है अपारगम्य। अपारगम्य में न तो विलेय गति करता है और न ही विलायक गति करता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, कम सांद्रता वाला पात्र कौन सा है, बी है। और अधिक सांद्रता वाला पात्र कौन सा है, ए है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, परासरण। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक झिल्ली के माध्यम से ये गमन होता है। तो हमने यहाँ पे विसरण समझ लिया, परासरण समझ लिया, लेकिन आप याद रखेंगे कि सर ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, यानी कि विसरण और परासरण दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये ठोसों में भी लागू होती है, द्रव में भी लागू होती है और गैसों में भी लागू होती है। तो यहाँ तक आप आसानी से समझ चुके हैं। अब इसके बाद में हम जो तीसरे पॉइंट के बारे में देखने वाले हैं वो अपन देखेंगे निःसरण। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इफ्यूजन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले कि वास्तव में जो निःसरण है वो क्या है और ये किन पदार्थों पे लागू होता है, यानी कि ये ठोस, द्रव, गैस या किसी एक पे लागू होता है। तो देखेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म छिद्र द्वारा, याद रखेंगे यहाँ पे मैंने एक अलग ही शब्द बोला है, सूक्ष्म छिद्र द्वारा गैसों का, सूक्ष्म छिद्र द्वारा गैसों का स्वतः प्रवाही क्या कहलाता है, निःसरण के नाम से जाना जाता है। निःसरण कहलाता है। देखिए इनमें अपन सूक्ष्म छिद्र के बारे में अपन बात नहीं की थी, यानी कि ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आसानी से बह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से जो गैसों की गति हो रही है वो भी क्या हो रही है, अपने आप किसी सूक्ष्म छिद्र में से मान लीजिए कोई गैस प्रवाह हो रही है तो इसको अपन क्या कहते हैं, निःसरण। और आप यहाँ पे देखिए स्वतः शब्द मैंने जोड़ा है कि यह जो प्रक्रिया है यह अपने आप होती है। अपने आप का मतलब क्या है कि इसके संपन्न होने में कोई भी बाह्य दाब, यानी कि पी एक्सटर्नल बाह्य दाब नहीं लगाते। याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कि जो निःसरण की प्रक्रिया है इसमें अपन बाहर से कोई हलचल करते हैं क्या, या बाहर से इसमें कोई अपन दाब लगाते हैं क्या, लेकिन इसमें बाहर से कोई भी दाब भी नहीं लगाते। मैंने लिख दिया है कि जो पी एक्सटर्नल है वो क्या होता है, इसमें शून्य होता है, इसमें हम बाहर से कोई भी दाब नहीं लगाते हैं। अब देखिए
इसका कई बार फॉर्मूला कि इसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जो विसरण की दर है उसका कैलकुलेशन अपन करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि विसरण की दर, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म छिद्र के द्वारा विस्तृत होने वाली गैस का आयतन अपोन विस्तृत होने वाली गैस के आयतन में लगा समय, तो अपन क्या कहेंगे, इसको विसरण की दरें कहलाती है। वापस समझिएगा कि यहाँ पे वी क्या है कि जो निःसृत, जो सूक्ष्म छिद्र के द्वारा जो गैस का आयतन निःसृत हो रहा है, जो बाहर जा रहा है वो है, और नीचे क्या है कि इस निःसरण में जितना समय अपने काम में लिया है वो क्या है, अपूर्ण टी, ये क्या है नीचे समय। तो ये आज अपने 3 पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट समझे, और मिलेंगे अगली कक्षा में नए जोश तथा जुनून के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।